that how the agriculture are working, what are the debug farming crops, and what are the main rules, the actions in agriculture, and AC and ABC किस तरह हम लोग benefit पहुंचाएगा, किस चीज में काम करेंगे, क्या हमारा प्रोजेक्ट है, किस तरह से, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि मुझे पहला टॉपिक ये डिस्कस करना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। पहले ये सब बेसिक चीजें बताएं। व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इट मींस दैट द मेन थिंग दैट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि ऐसा सोर्स जिसको हम यूज करें ताकि फ्यूचर का सेव कर सकें, फ्यूचर को हम सेव करें। द सोर्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक, पहला पॉइंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कि हम कोई केमिकल कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे जिससे खेत की विनाश हो। हम सिर्फ एक ऑर्गेनिक मैटर यूज करेंगे ताकि जो है वो फसल में नुकसान ना हो, केमिकल से वांटेड ना हो, ओके। मतलब केमिकल से सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा ना हो, एक नेचुरली एक ऑर्गेनिक मैटर हम लोग एक केमिकल का यूज नहीं करके कोई फार्म को यूज नहीं करके ऑर्गेनिक मैटर का यूज करें, जैसे कंपोस्टिंग, एफओआर, ग्रेन मैन्योर, ये सब क्या होता है, एक आपका ऑर्गेनिक मैटर्स होता है जो कि हम एक सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इससे बल्कि हम लोग इससे यूरिया ये सब चीज को रोक देते हैं, केमिकल कंपोनेंट को आने से रोक देते हैं। ये नेचुरली डेवलप करता है। किसी भी सॉइल पे किसी भी जगह पे अगर ऑर्गेनिक मैटर नेचुरल डेवलपमेंट हो तो इसका मतलब क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती रहेगी, उसके न्यूट्रिएंट बढ़ते रहेगा, प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, कल्टीवेशन ज्यादा आएगा, हार्वेस्ट ज्यादा आएगा, राइट। सो अगर फार्मर डबल इनकम की बात करें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत जरूरत है, एक फार्मिंग सिस्टम बहुत जरूरी है, राइट। अगर मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करूं, ओके। अब जब डबल फार्मिंग इनकम की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हिज योजना by 2022 the farmers डबल इनकम कृषि जो फार्मर डबल इनकम की बात करता हूं। फार्मर डबल इनकम के लिए एक फार्मर का डबल इनकम कैसे हो सकता है? जब आप उन साइंटिफिक वैल्यू को यूज करेंगे एग्रीकल्चर साइंस। पहला सेक्टर हो सकता है फार्मर डबल इनकम के लिए IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक लिमिटेड जगह है, वहां पे आप अलग अलग तरह के फार्मिंग कीजिए, पोल्ट्री कीजिए, पोल्ट्री कीजिए, मरीन कंपोस्टिंग कीजिए, फिशरीज कीजिए, हॉर्टिकल्चर कीजिए और एनिमल हस्बेंड्री कीजिए। चार चीजें अगर हो जाए तो आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो जाता है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या? सब कुछ जोड़कर। वो चाहते क्या? पहला एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जितने भी आप एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स लगाते हैं सब। दूसरा फिशरीज, ऑलराइट, फिशरीज आप करेंगे। तीसरा पोल्ट्री, चौथा ये चार कैटेगरी जो बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब ये है, इससे हमें ये पता चलता है कि फार्मर डबल इनकम कैसे आएगा। एग्जाम्पल, आपके पास खेत है, आप जगह पर अलग अलग जगह पर जो है अपने खेत को काम करते हैं, इसके लिए खेती करेंगे, ठीक। आप जब खेती के मान लेते हैं कि आप मक्का लगाएंगे या गेहूं लगाएंगे, उसमें जो फोडर होता है, फोडर जो होता है उसका जो हार्वेस्टिंग के बाद जो भी है उसको आप रखेंगे, उसको आप एनिमल को खिला सकते हैं, राइट। उसको आप एनिमल को खिला सकते हैं, वही खाते हैं। उसके बाद तो ये जो आपका भूसी था जो बच गया फोडर चीज, वो आपका यूज हो गया एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री खिलाएंगे, पानी देंगे, इसको मैनेजमेंट करेंगे, मिल्क का प्रोडक्शन होगा, मिल्क आप यहाँ से मार्केट से करके उनसे जो जितने वेस्ट मटेरियल निकला टाइम का उस टाइम ये क्या करते हैं, एक अलग से उठा कर आते हैं, क्या करते हैं, इसलिए गड्ढा है पिट मेथड या डिग मेथड के थ्रू आप उसको वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। ये कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ये जो डालिए इसमें वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक। 45 डेज में हम कंप्लीटेड, ऑलराइट। उसके बाद जब हम उसके बगल में आप पोल्ट्री फार्म बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म कहाँ खोलिए? जहाँ फिशरीज रखते हैं वो पिलर डालकर ऊपर में इसके फिशरीज कीजिए, उसके पोल्ट्री फार्म कीजिए। कैसा सर? ऊपर मतलब क्या? माने ये पूरा एरिया है, इतना आपके फिशरीज के लिए पूरा रखा है तालाब, ओके। और इस तालाब में ही ऊपर ही आप पिलर डालकर जो पोल्ट्री फार्म इसलिए क्योंकि उसका जितना वेस्ट मटेरियल है पोल्ट्री फार्म का, ओके, जो अनडाइजेस्टेड वेजिटेबल्स है सब कुछ खाता है, सही, ये राइट। हम लोग एक दूसरे रिलेट करके जो हम लोग हर चीज को एक दूसरे रिक्वायरमेंट पूरा करके ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं, जिसमें हमारा पैसा ज्यादा नहीं लगता है, बस इनकम ज्यादा। हो सकते हैं? यस प्लीज, बैठे बैठे। यस नो प्लीज बैठो। आपने बोला कि सर एक तालाब है, उसमें आप बना करके ऊपर पोल्ट्री फार्म
पोर्ट्रे इसकी जो अपशिष्ट पदार्थ जो भी है तो मछलियाँ खाएंगे तो अच्छा रहेगा इसको। हाँ बिल्कुल अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जो भी पोल्ट्री खाती है वो अनाज खाते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा जो मछलियाँ होती हैं ना वो नेचुरली आपको नदी में मिलती है, वो क्या खाती है? कीड़ा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अगर मछली पालन करते हैं अलग से तो क्या है ना कि आपको जो अनाज देना पड़ता है मछली को, वो जो आहार आता है फिशरीज का उतना डेली छीटना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं आपको फुलफिलमेंट करता है जहाँ पे आपको मार्केट से मतलब कम पैसा, लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट, ये चीज़ें हैं कि आपको जो है अनाज खरीदना नहीं पड़ रहा है, यहाँ से मैनेज हो रहा है। और मान लीजिए अगर आप अच्छे और हेल्थी लेते हैं तो अनाज देते भी कम देना पड़ेगा, सरके आप राइट अनाज देते तो कम देना पड़ता, राइट। तो जिसमें हम लोग को मस्टर्ड का जो है मस्टर्ड को जब तेल उसको निकालने के बाद उसको खली बचती है, खली किसे बोलते हैं, वो हम लोग मछली जाते हैं ना, बहुत कुछ मछली को देते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं चीज़ें जो सेव करते हैं। अब वैरायटी ऑफ मछली को डिपेंड करते कौन सी मछली है तो उसका सबसे कौन सा सबसे बेस्ट होता है, लेकिन जो भी छोटी छोटी चीज़ें तो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, राइट। सो ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। तीसरा एक अवेयरनेस, डबल फार्मिंग इनकम के लिए अवेयरनेस करना, ये क्यों नहीं हो रहा है, बल्कि इतना कुछ है लेकिन लोग फार्मर क्यों नहीं कर रहे? इससे रीजन जो लोग जो ट्रेडिशनल आज नहीं कर रहे, वो साइंटिफिक बढ़ते हुए वातावरण और समय के हिसाब से किसान चेंज नहीं हो रहे। उन्हें ये लगता है कि हमारे जो हमारे दादा परदादा सिखा गए हैं खेती करना आज नहीं है, पर उन्हें पता नहीं कि वातावरण जिस तरह चेंज हुआ उसके हिसाब से हमारे दिग्गज साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, रिसर्च करने के बाद जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस जो वातावरण है, ये समय है, इसके हिसाब से अगर हम एक साइंटिफिक वे में खेती करें, एक मॉडर्न एग्रीकल्चर को अपनाएं, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं, एक ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज करें, केमिकल का कम करोगे, तो हमारी भविष्य के लिए भी, सॉइल के लिए भी, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, नेचर के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी, ये सब चीज़ के लिए ठीक। इसीलिए हमें जो है कम से कम कैपिटल यूज कीजिए और हमें एक एक्सटेंशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही मेजर रोल प्ले करता है। व्हाट इज एक्सटेंशन? स्ट्रेचिंग आउट ऑफ नॉलेज। व्हाट इज स्ट्रेचिंग आउट ऑफ नॉलेज? एक्सटेंशन का मतलब ये होता है जागरूकता, एग्जैक्टली, कि किसी नॉलेज को खींच के लिया। समझ लीजिए आप एक साइंटिस्ट हैं, ऑलराइट, आप एक फार्मर हैं, तो आप कुछ रिसर्च करें, कुछ नया टेक्नोलॉजी, पर इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? फार्मर। पर फार्मर एक बहुत ही लो एजुकेशन है, आपके सामने बात नहीं कर पाएंगे, आप एक बहुत रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, इन दोनों के बीच कनेक्शन कौन करता है? एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन। काम ये होता है कि आप नॉलेज को लेकर इसके पास पहुंचाना प्लस इम्प्लीमेंट करा देना, उसे बोलते हैं एक्सटेंशन। इसके लिए बाकायदा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, पुलिस काम भी ये होता है जो तो एक्सटेंशन एक अवेयरनेस के लिए, लोगों को बताने के लिए कि कौन सा खेती सही है, कौन सा खेती सही नहीं है, इनकम के लिए, नॉलेज के लिए, इसके एजुकेशन सिस्टम के लिए एक्सटेंशन बहुत जरूरी है। एक्सटेंशन केवल कृषि को नहीं, हर वो चीज़ को डेवलपमेंट करता है, रूरल एरियाज, गाँव, घर, विलेज, सरकारी योजना जो आज फार्मर पेंशन योजना जो लागू है, जिसके लिए ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर 10 करोड़ के लिए बजट निकाला पहला पेंशन के लिए। ये चीज़ लोगों को मालूम है, लोग अब अप्लाई नहीं कर पाते, तो इस योजना को इम्प्लीमेंट करना, उस तक पहुँचाना ये भी काम होता है। इसलिए हम सभी जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं एग्रीकल्चर से, हम सभी का ये कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि हम इस सेक्टर को बढ़ावा दें, अभी के लिए, भविष्य के लिए, इस वातावरण के लिए, आने के लिए, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई डिफॉरेस्टेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, सब एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो रहा है और जहाँ पे आपको बिल्डिंग्स बन रही है। आप यकीन नहीं मानिएगा कि मुंबई में बहुत 800-3000 पेड़ कटा, जिसके से बहुत बुरा आंदोलन किए थे। ये कहीं ना कहीं वातावरण में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। अगर हम पेड़ ही काट देंगे, अगर हम वो चीज़ ही खत्म कर देंगे, तो हाँ ये एटमोसफेयर कैसे रहेगा, कैसे ये जाहिर सी बात, अगर आप पेड़ नहीं रखेंगे तो वातावरण में गर्मी बढ़ जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हाउस गैस, एक टॉपिक है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में क्या हो रहा है कि जितने भी ग्रीन हाउस है, आप देखे होंगे एग्रीकल्चर से, उसके अंदर हम लोग एक नॉर्मल टेम्परेचर को देते हैं, उसके ह्यूमिडिटी को देते हैं, जो प्लांट लगाते हैं आर्टिफिशियल वो टेम्परेचर, वो इन्वायरमेंट देकर, वातावरण देकर उसको ग्रो कराते हैं।
दैट इज ग्रीन हाउस। और उस गैस में ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CH4 है ना, SO2 होता है, ओजोन होता है, N2O होता है, ठीक, इतना सारा जो गैस है, CH4 होते हैं, ओके, इतना सारा गैस है। अब ये गैस जब ग्रीन हाउस से बाहर निकलता है, क्योंकि ये गैस अंदर बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि सन डायरेक्ट अब ये एक जहरीला गैस ऐसा होता है तो हीट हो जाता है। जैसे वो ग्रीन हाउस गैस से जब वेंटिलेटर से बाहर निकलता है तो ये वातावरण में जाता है, तो इस वातावरण में क्या होता है कि पूरे चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब क्या, इस क्षेत्र में, इस जगह में, पूरा पूरे पृथ्वी में एक क्रोब से एटमॉस्फेयर करता है। जैसे एटमॉस्फेयर बढ़ता है, गर्म होता है, उसके बाद ही जो है हिमालय का ग्लेशियर पिघलने लगता है, और जैसे वो ग्लेशियर पिघलेगा फिर बाढ़, फ्लड, सुनामी। अब मालूम है इस 71% पानी में, जो पृथ्वी के 71% पानी में सिर्फ 3 ऐसा परसेंट पानी हम पी सकते हैं, 3% ओनली। ठीक है, बाकी 3% में क्या है कि 2.7% जो है हिमालय में जमा है, ठीक, और जो पानी है 0.1% हम लोग पीते हैं, इतना परसेंट पानी है, बाकी इतना पानी है ग्लेशियर में जमा होता है। वो जैसे पिघलेगा समुद्र में मिलेगा, वो भी खत्म होगा, पानी भी नहीं खत्म होगा। इसलिए है ना, सेव वाटर सेव लाइफ, इसलिए बहुत जरूरी है ना। इस तरह मैं एग्रीकल्चर की और बात करूंगा तो किसी भी सेक्टर में एक मैनेजमेंट, एक उनका प्रैक्टिसेस, उनकी क्लाइमेट, उनके डिजीजेस, उनके बारे में रिसर्च बहुत जरूरी है। एक फार्मर को पता होना चाहिए कि अगर आप वीट का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उन्हें कौन सी सीड्स देनी चाहिए। अब ये नहीं कि वो पूछ लिया दादा कॉल करें कि दादा वहाँ पे कौन सा वीट लगा रहे हैं, हाँ यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे गए, यहाँ पे खरीद के लेकर यहाँ पे लगा। यही चीज़ सबसे ज़्यादा बोल रहा है कि लोग एक दूसरे को पूछ रहे। ये कहीं ना कहीं क्या है कि उस जगह पर जहाँ पे थे वहाँ के वातावरण के हिसाब से प्रोडक्शन था, ये जरूरी कि इस वातावरण के हिसाब से ये भी हो जाए। इसीलिए एक एक्सटेंशन में वर्ड आता है एजुकेशन। एजुकेशन There is 3 types of education, alright? Formal, informal, non-formal. What is formal education? Formal education उसे कहते हैं जब जो है किसी बैच में किसी जगह पर जो है प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो, इसमें स्कूलिंग हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एक फॉर्मल में रेगुलर क्लासेस चले विद प्रॉपर ड्रेस, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पे सेमिनार्स हो, कॉन्फ्रेंस हो, ऑलराइट। सेकंड वर्ड non-formal education, informal education. Second one, informal education. Informal education are those educations जहाँ पे हम किसी फील्ड हो, ग्राउंड या किसी भी अपने डेली एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उसे बोलते हैं informal education। मतलब क्या, आप 5 दोस्त हैं, कहीं बैठ के खेल रहे हैं, वहाँ की कुछ एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं, ना कोई स्कूल था ना कुछ था, आप घर में हो, फील्ड में हो, किसी भी जगह पर हैं, एक उनका डेली एक्सपीरियंस शेयर करके जो आपने उसे बोलते हैं informal education। ठीक, कहीं भी हो सकता है, ठीक। थर्ड वन इज दैट नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है आपका, इसी में आता है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, इसी में आता है। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन ऐसा होता है किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, पर बहुत बड़े बड़े लोगों से ये रिसर्चर से लेकर फादर तक पहुंचाते हैं, फिर इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन, संचार शिक्षा एक फॉर्मल में इसमें अडल्ट एजुकेशन भी आता है, वोकेशनल एजुकेशन है ना, इसीलिए आता है आपका नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन भी आता है। अब एक्सटेंशन के लिए या कहीं पे भी अगर आप जाएंगे, इस जिंदगी में कुछ भी करना है, आपको कहीं भी जाना है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप किस तरह लोगों के आंखों में आके डाल के बात करते हैं, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, आप अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बोलने आता है कि नहीं, ये बहुत ही जरूरी है। दैट इज नॉट कम्युनिकेशन स्किल्स। दिस स्किल्स इज, इसकी ये कहता है कि हम जो है एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ एक कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें एक मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, और वो मैसेज वही मैं कुछ कह रहा हूँ आप तक जा रहा है, तो ये मैं जो कह रहा हूँ मेरे पास कहने के लिए वर्ड्स पहुँचते हैं, और हम जो एक दूसरे को कह रहे हैं कम्युनिकेशन ट्रांसलेट कह रहे हैं, बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कुछ लोगों में उसके एक्टिविटी, उसके गोल, उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर, हर चीज़ को शेयर करते हैं। जो कम्युनिकेशन से पता करते हैं बिहेवियर, उस स्टूडेंट का एटीट्यूड कैसे है, उसका डिसिप्लिन देख के हम टीचर्स करते हैं कि वो किस तरह का स्टूडेंट।
ठीक, तो एक कम्युनिकेशन में मेजर चीज क्या होता है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का ये बहुत तरह से लार्ज है, मास कम्युनिकेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक, सपोज दैट प्रेस, दिस इज मास कम्युनिकेशन, हाँ प्रेस कर, उसके बाद है प्रेस कम्युनिकेशन, ठीक, मास का लार्ज हो गया, जो प्रेस है आपका पूरा जो ये प्रेस पंपलेट है, बैनर, बैनर, टेलीविजन टीवी है, एक लोग लेकिन जो बहुत ब्लैक बोर्ड है, सैम पट है, सब नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है कि वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जब हम टेलीविजन से, कुछ कह रहे हैं और कहने के बाद आप इससे रिस्पॉन्स करते हैं, इसमें वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब कोई कम्युनिकेशन में सिर्फ एक तरफा हो, जैसे टीवी, वो बोलेगा आपको नॉलेज में एक्सप्रेस देगा, लेकिन वो आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन में क्या चीज़ होना चाहिए कि कम्युनिकेटर के लिए क्या कहना चाहिए, या फिर एक ट्रांसलेटर, एक बोलने वाला, कि वो किस तरह अपने आप को बोले, ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरा मैसेज कंटेंट, एक अच्छा मैसेज कंटेंट होना चाहिए ताकि वो क्लियर रहे। तीसरा ऑडियंस, ये ऑडियंस में होना चाहिए, राइट। उनके बाद ऑडियंस का रिस्पॉन्स, उनका रिस्पॉन्स भी आना चाहिए, कोई दूसरे से कम्युनिकेट करें, बात करें। इससे क्या होता है कि हम लोग अपने एक नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करते हैं, दैट्स व्हाट कम्युनिकेशन एक्सटेंस। ये जिंदगी में कहीं भी रहा था तो कोई भी इंटरव्यू में आप बैठेंगे तो आपकी वे ऑफ टॉकिंग, योर वे ऑफ थिंकिंग से आपको वो पता लगेगा ये कैसा है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है तो वो ये है कि इसका नाम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह है। इसलिए हमेशा चीज ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में जब तक आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका व्यवहार, आपके ड्रेसिंग स्टाइल है ना, ये सब कम्युनिकेशन में आता है। आपकी ड्रेसिंग स्टाइल से आप किस तरह पहनते हैं, वो आप बता सकते हैं क्या किस तरह का, ओके। तो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा हर जगह, कुछ जगह लड़ाई हो रहा है, मान लीजिए एक मैं घर में एग्जाम्पल देता हूँ, एक हस्बैंड वाइफ बहुत पर दरअसल क्या है, वाइफ जो है वो बोली जा रही है, हस्बैंड जो है सोई जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। पहला चीज क्या है कि अगर कोई ऑर्डर आखिर बताओ तो प्रॉब्लम क्या है। अगर एक दूसरे में कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा तो रिश्ता कैसे बनेगा। इसलिए जिंदगी का एक सबसे बड़ा तत्व कम्युनिकेशन बहुत इंसान है, क्योंकि आप जिस तरह से जिंदगी जिएंगे उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनके साथ आप समझ नहीं पाएंगे अच्छा रिलेशन कि कम्युनिकेशन रहेगा तो अच्छा रिलेशन बनेगा, कम्युनिकेशन रहेगा तो उसके लिए इमोशन रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा तो राइट। So say communication is hमेशा your way of talking, your dressing style, your way of thinking, your mentality, your presence of mind, your realizing power, ये सब आपके communication को बहुत ज़रूरी क्या ना कर सकते communication, ठीक? Okay. Okay. So now we have for that we business mentor training program जो कि इतना से 28 जनवरी तक हमारा प्रोग्राम है, जो कि आपको MCA लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी में हम लोग को दर्शना दिया गया है। ये दिस इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आपको सुनाए जाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर शिशुवर्क मैनेज हैदराबाद, जिसका स्टैब्लिशमेंट 1887 में होता है, 1787 में होता है, 1787 और उसके जो चेयरमैन होते हैं बी उषारानी। इसका एक ही मकसद है कि भारत में कृषि में उद्योगपति को बढ़ावा देना, जिसमें सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है। ये केवल ये बिजनेस के लिए नहीं है, एक एंटरप्रेन्योरशिप और एक बिजनेस में बहुत फर्क है। एक एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है जो खुद रोजगार करेगा, बिजनेस करे प्लस रोजगार देगी, जिसमें सोशल कंट्रीब्यूशन, जिसमें सोशल डेवलपमेंट हो, वर्कर विकास। और एग्जैक्टली यहाँ भी वही चीज है। यहाँ एक एंटरप्रेन्योरशिप, आप एक बिजनेसमैन नहीं हो। अगर कोई पूछे बिजनेसमैन में एंटरप्रेन्योरशिप उद्योग में क्या फर्क है, बिजनेसमैन एक चप्पल से वाला जूता से वाला एक बिजनेस करता है, लेकिन क्या आप सोशल कंट्रीब्यूशन कर रहा है नहीं कर। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप आप ये चीज करेंगे, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप से इसको एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप से इसको बोलते हैं, इसलिए ताकि आप उद्योग के साथ साथ उनको रोजगार भी दें,
सोशल सर्विस भी बांटे, लोगों को लेके भी चले और फार्मर डेवलपमेंट को कृषि करने का, बिकॉज हम एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इज अ लास्ट पार्ट भारत का रीढ़ की हड्डी अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स जो है, एग्रीकल्चर जो है भारत की इकोनॉमिक्स में रीढ़ की हड्डी। क्यों? 40% रीढ़ की हड्डी पूरे भारत। अब बताइए भारत में लोग हैं सबसे ज़्यादा खेती करते हैं, इतने लोग से ज़्यादा करते हैं, तो इतना परसेंट खेती करने के बाद मात्र 14% खेती क्यों? इसका मतलब क्या है? फार्मर का एजुकेशन। इसका मतलब ये हो सकता है कि उन लोगों के पास तरीका मालूम नहीं, उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी मालूम नहीं, हो सकता है कि आगे जो है काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके पास जमीन नहीं, हो सकता है कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो तबाह हो जाए किसी आपदा से। तो ये सब चीज़ जो है हमें खुद से आना है, खुद से करना है, ताकि हम इस देश में एक देश का उज्ज्वल हो, जिससे हमारा एक नया भारत निर्माण हो और जहाँ पे हम एक भारत का सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करें। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि देशभक्त सिर्फ सेना है, आप जो काम कर रहे हैं आप देश के काम। अगर आप एक एग्रीकल्चर तो आप पूरे भारत के लोगों को आप जो है रिसर्च करके प्रोडक्शन कर सकते। एक किसान एक देशभक्त, उनके वो सबका पेट भर रहा है।